गुड इवनिंग एवरीवन। अपन लास्ट बात कर रहे थे सी टेक्नोलॉजी की, और हाँ, वो अपन ने बीज का जो सैंपल लेते हैं उसके बारे में बात करी थी। उसके बाद अपन ने एक टेस्ट का पेपर अपना डिस्कस करना बाकी चल रहा था, जो लगभग उस पेपर की अपन डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास शॉर्ट कॉपी में क्वेश्चन है, ऑप्शन बताते हुए आप लोगों ने, जिन लोगों ने टेस्ट दिया था उसके सबको पता होगा, तो कम से कम एक बार, जिनको नहीं भी होगा तो कम से कम याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अपना जो टेस्ट का पेपर एक हुआ था इस संडे से पिछले संडे शायद हुआ था, उसका पेपर डिस्कस करना पेंडिंग था, उसी को लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, नरबंध्यता प्रेरण में उपयोगी है, मेल स्टेरिलिटी लाने में, इंड्यूस करने में क्या उपयोगी है। पहला था, नहीं पहले ऑप्शन सुनेंगे तभी गड़बड़ हो जाएगी। पहला ऑप्शन था जिंक मिथाइल आर्सेनेट, दूसरा था सोडियम मिथाइल आर्सेनेट, तीसरा था ए एवं बी दोनों, चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर अपने को जानते हैं कि एक हमने नरबंध्यता का प्रकार पढ़ा था CIMS, केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, रसायन प्रेरित नरबंध्यता। तो नरबंध्यता लाने में उसमें कई सारे उदाहरण रसायनों के पढ़े थे अपन ने, जिसमें से ये धान के अंदर, राइस के अंदर हमने पढ़े थे सोडियम मिथाइल आर्सेनेट और जिंक मिथाइल आर्सेनेट, जो दोनों ही मेल स्टेरिलिटी लाने में और राइस में फिर हाइब्रिड बनाने में इनका उपयोग हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आंसर रहेगा सी एवं बी दोनों, सोडियम मिथाइल आर्सेनेट एवं जिंक मिथाइल आर्सेनेट। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, एक क्षैतिज एवं लंबवत प्रतिरोधकता शब्द दिए थे, यानी कि आपके जो यहां पर बात करें हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल रेजिस्टेंस के जो टर्म दिए थे, जो शब्द थे, वो देने वाला वैज्ञानिक फ्लोर, वंडरप्लैंक, शल, बेटसन। तो हमें पता है कि ये दोनों शब्द किसने दिए थे, वंडरप्लैंक ने दिए थे, जिन्होंने आगे वर्टिफोलिया प्रभाव भी उन्होंने ही दिया था। तो हमने रोग डिजीज रेजिस्टेंस के अंदर अपन ने इनके बारे में पढ़ा था, वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात की भी करी थी और हॉरिजॉन्टल की भी बात करी थी। जब एक पैथोजन रेस के लिए, एक रोगजनक की रेस के लिए अगर प्रतिरोधकता एक या कुछ के लिए आ रही है तो वो वर्टिकल वाली होती है, और अगर किसी रोगजनक की सारी रेस के लिए प्रतिरोधकता ला रहे हो तो वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्षैतिज प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आंसर है यहाँ पर बी, वंडरप्लैंक, सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, थर्ड था स्ट्रेस अथवा तनाव हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पहला था जिब्रेलिन, दूसरा था ऑक्सीन, ठीक है, तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सही बात है। अपना क्वेश्चन कभी कभी अपन ऐसा करते हैं कि आपकी जो आदत गंदी सी उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहां पर इन तीन ऑप्शन में से, नहीं तो लड़का क्या करता है, यार ठीक है इनमें से कोई ना कोई होगा, लगाऊंगा आंसर। यहां पर ऊपर के तीनों ही आंसर नहीं थे। हमारा आंसर यहां पर क्या होता है सबको पता है, एब्सिसिक एसिड, और नहीं होता तो इथिलीन होता तो फिर भी हम आंसर दे देते, लेकिन मेन तो हमारा सही आंसर एब्सिसिक एसिड होता है। इथिलीन भी कुछ फसलों के अंदर आपके होता है। वैसे हमने कहा था कि जो अपन ने यहां पर कहा था कि एक ड्रॉट इंडिकेटर के फॉर्म में अपन ने स्ट्रेस इंडिकेटर के लिए भी बोला था इसको, तो एब्सिसिक एसिड को ही बोला था। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो इसका आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ने 1968 में किस फसल पर आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था। पहला धान, दूसरा गेहूं, तीसरा मतलब दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं, चौथा जौ। तो सभी को पता है गेहूं का इडियोटाइप देने वाले वैज्ञानिक ही यही थे, और इडियोटाइप का कॉन्सेप्ट, इडियोटाइप शब्द और हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द, ठीक है, फसल सूचकांक शब्द दोनों किसने दिए, डोनाल्ड ने दिए थे। ध्यान रहेगा सबको। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द के लिए भी पूछ लेते हैं, आपके इडियोटाइप शब्द के लिए या कॉन्सेप्ट के लिए भी पूछ लिया जाता है। कीट के विकास पर परपोषी पादप का प्रतिकूल प्रभाव है। कीट के विकास पर, यानी कि एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंसेक्ट डेवलपमेंट, तो उसकी अगर बात करें, पहला है एंटीजिनोसिस, दूसरा एंटीबायोसिस, तीसरा अस्वीकार्यता, चौथा सहनशीलता। एंटीजिनोसिस और अस्वीकार्यता एक ही चीज है। एंटीजिनोसिस को हमने नॉन प्रेफरेंस, नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकार्यता कही थी, जहां पर कीट पौधे पे आना पसंद ही नहीं करता है, तो वो तो विकास में नहीं रोक रहा है। विकास में कब रोकेगा, जब एंटीबायोसिस, जब कीट पौधे पर आ गया, लेकिन वो अपना गुणन, वो अपना विकास, वो अपना जनन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में कीट अपने आप ही उससे खत्म हो जाता है। तो ऐसे मैकेनिज्म को
तो यानी कि कीट के विकास पर परपोषी पादप का प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ेगा, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो पड़ता है, उसे ही कहते हैं एंटीबायोसिस। सहनशीलता तो टॉलरेंस सभी को पता है, कीट नुकसान पहुंचाता है और उसके बावजूद भी पैदावार में उपज में फर्क नहीं आता है, तो वो तो सहनशीलता होगी, टॉलरेंस होगी। तो जवाब यहां पर है आपका एंटीबायोसिस। क्लियर है क्या बात? चलो, पांचवा क्वेश्चन था जिसका आंसर बी है। छठा, बाजरा में नरबंधिता का जीन है। बाजरा फसल में नरबंधिता का जीन कौन सा है? पहला ऑप्शन है टिप्ट 23A, दूसरा पीपीडी 1, तीसरा कफीर 60, चौथा नोरिन 10। टिप्ट 23A जो है वो बाजरा में नरबंधिता का है। पीपीडी 1 और पीपीडी 2 जो जीन है वो गेहूं में फोटो पीरियड इंसेंसिटिविटी, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश असंवेदनशीलता का जो जीन है, जबकि कफीर 60 है वो आपके ज्वार में नरबंधिता के हैं। नोरिन 10 सभी को पता है गेहूं में बोनेपन का है। तो यहां पर आंसर जाएगा ए, टिप्ट 23A। टिप्ट 23A और कफीर 60 आजकल के प्रचलित प्रश्नों में इन पर अक्सर जीन का पूछा जाता है। वो गया टाइम, नोरिन 10 जो जीन वो जेट वाला क्वेश्चन है, हमारा नहीं है। हमारे क्वेश्चन आएगा जो ये टिप्ट 23A तो बाजरा में, और कफीर 60 या कंबाइन कफीर के नाम से भी बोलते हैं, कंबाइन कफीर 60 भी बोलते हैं, वो किसमें है? ज्वार में। ध्यान रहेगा। एक मैंने कपास में और बताया था, ग्रेक 399, कपास में भी लिखा है ग्रेक 399, वो भी नरबंधिता का जीन। सबको ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन 6 का आंसर यहां पर ए था, टिप्ट 23A। उसके बाद समूह चयन की जालिका विधि प्रतिपादित किस थी? समूह चयन यानी कि ग्रिड मेथड ऑफ मास सिलेक्शन, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फील्ड जिसको अपन ने कहा था, जहां पर समूह चयन तो करते हैं लेकिन खेत को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उसे ही कहते हैं जालिका विधि, जाली के रूप में हो गया, या इसे ग्रिड मेथड भी कहते हैं, जिसको देने वाला वैज्ञानिक ऑप्शन है हैरिंगटन, दूसरे हैं गार्डनर, तीसरे जॉनसन, चौथे जॉन सेवन डेविस। सही जवाब क्या है? गार्डनर, बी है। जो जालिका विधि की समूह चयन की जो विधि है उसको उन्होंने विकसित किया था, किसने? गार्डनर ने किया था। आंसर बी। गैर आयनिकारी उत्परिवर्तजन है, यानी कि नॉन आयनिक म्यूटाजन जो है वो कौन से हैं? एक्स रे, गामा रे, अल्फा कण और यूवी रे। तो जवाब है कि गैर आयनिकारी यानी कि नॉन आयनिक जो है वो एकमात्र एग्जाम्पल है, वो है यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें। तो आंसर इसमें रहेगा डी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। कपास में परागण का प्रकार है स्वपरागण, परपरागण, बहुधा परागण। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब क्या जाएगा? बहुधा परपरागण। ठीक है, कपास में होता है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, सभी को पता है। आसान सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन 10th जो था आपके पेपर में नंबरिंग अलग होगी, मैं तो मेरे हिसाब से नंबरिंग बता रहा हूं। 10वें नंबर का जो मैंने क्वेश्चन दिया था, बहुगुणिता प्रेरण में उपयोगी है। ठीक है, यहां पर बात करें कि पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने में क्या काम आता है। पॉलीप्लॉइडी करते टाइम हम गुणसूत्र को डबल करते हैं, और गुणसूत्र डबल करने में हमारे पास जो रसायन काम में आता है वो एकमात्र है कोल्चिसिन। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला विकिरण, यानी कि इरेडिएशन, किसी एक्सरे गामा रे को डाल के हम गुणसूत्र डबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन से भी डबल कभी भी नहीं होते हैं, कोल्चिसिन से होते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड तो है जो बाजरा और जौ में सीएमएस लाने में काम में आया था। बाजरा और जौ में सीएमएस लाने में जो रासायनिक उत्परिवर्तन, जो केमिकल म्यूटेशन काम आया था, एक्रिडिन डाइस के अंदर हमने पढ़ा था इथिडियम ब्रोमाइड। अच्छा क्वेश्चन आता है वो। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पर जवाब था कोल्चिसिन। चलो, संकर ओज हैं। संकर ओज यानी कि हेटेरोसिस यानी कि हाइब्रिड विगर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन का प्रकट होना, एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेशन, नहीं। दूसरा, दो या अधिक लाइनों का मिश्रण, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, बोनेपन का प्रभाव, नहीं। चौथा, संकर का जनकों से उत्तम होना। F1 पीढ़ी का संकरों का अपने ही जनक से उत्तम होना क्या कहलाता है? संकर ओज। पहला एक ही ऑप्शन था जिसमें संकर से संबंधित बात थी। वैसे संकर का अपने जनकों से उत्तम होना, डी ऑप्शन संकर ओज कहलाता है। क्लियर है बात? अगला था क्वेश्चन नंबर 12 पे अपना जीन के लिए जीन अवधारणा, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, जो बात करें किस फसल में रोली रोग के लिए फ्लोर ने प्रतिपादित की थी। अपन ने यह भी बता दिया कि रस्ट डिजीज है, हमने ये भी बता दिया कि फ्लोर ने दी थी
कौन सी हाइपोथेसिस दी थी? जीन फॉर जीन दी थी, पर वो कौन सी फसल में काम करते हुए दी थी? तो लिंसीड में, अलसी के अंदर इन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया था। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दी थी? फ्लोर ने दी थी। कौन सी फसल पे काम करते हुए? अलसी लिंसीड पे। कौन सा रोग? उसका रोली रोग। किससे होता है? मिलोमास्पोरा लीनी रोग जनक से वो रोली रोग अलसी में होता है, और उस रोग का अध्ययन करते हुए उन्होंने ये आपकी अवधारणा प्रतिपादित की थी। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है, तो मैंने इस बार सारा देखे ना, इस बार क्या पूछ लिया? फसल पूछ ली। कुछ भी पूछ सकते हैं, 4 पॉइंट ही इसके अंदर। सोयाबीन में विषालु पदार्थ निम्न में से कौन सा है? बोआ, गोइट्रोजन, इरूसिक अम्ल, एचसीएन। गोइट्रोजन। बोआ होता है वो हमारे लेथायरस फसल के अंदर होता है, ठीक है। गोइट्रोजन जो होता है वो हमारे सोयाबीन के अंदर होता है। इरूसिक अम्ल सरसों वर्गीय फसलों के अंदर होता है। एचसीएन धुरीन जो होता है वो हमारे ज्वार के अंदर होता है। तो यहां पर जवाब बी, गोइट्रोजन, सोयाबीन के अंदर विषालु पदार्थ। बैंगन का उत्पत्ति केंद्र क्या है? ईरान, भारत, दक्षिण अमेरिका, चीन। जवाब क्या जाएगा? भारत। भारत में बैंगन की उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना है। पादप प्रजनन में सर्वाधिक उपयोगी बीज संग्रहण कौन सा है? 3 प्रकार का हमने वैसे बात करा था, चौथा स्पेशल पढ़ा भी था। आधार संग्रहण, सक्रिय संग्रहण, कोर संग्रहण, कार्य संग्रहण। सबसे ज्यादा काम में कौन सा आएगा? नाम में ये कार्य, वर्किंग कलेक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा काम आता है। सक्रिय रूप से काम में आता है तो सक्रिय संग्रहण, सबसे कम काम में आता है तो आधार संग्रहण। तो यहां पे पूछा था सर्वाधिक उपयोगी बीज संग्रहण कौन सा है? तो वर्किंग कलेक्शन, कार्य संग्रहण कहलाएगा। क्लियर है क्या बात? बीज जिन्हें कम नमी तथा ताप पर संरक्षण करने पर जीवितता में कमी नहीं होती है, ऐसे बीज को क्या कहते हैं? 2 प्रकार के बीज हमने विशेष तौर से पढ़े थे, ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिडेंट। जिनमें कम नमी, कम तापमान पर संरक्षित करते थे तो कोई जीवितता पर असर नहीं पड़ता था, उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहते थे। जो हमारी अधिकांश फसलें हैं, जबकि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके अंदर आपके कम नमी और कम तापमान पे अगर संरक्षण करते हो तो उनकी जीवितता, उनकी वायबिलिटी बड़े पैमाने पर कम हो जाती है। और उनके लिए हमने ट्रिक याद भी की थी कि राजस्थान के सीएम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कुछ फसलों के नाम अपन ने याद रखे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे को दिया है कि बीज जिन्हें कम नमी तथा कम ताप पर संरक्षण करने पर जीवितता में कमी नहीं होती हैं, ऐसे बीज कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स बीज, रिकैल्सिडेंट बीज। सी ऑप्शन था, ए एवं बी दोनों, डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब है ऑर्थोडॉक्स बीज। क्लियर है बात? मैं साथ में कॉन्सेप्ट भी याद दिला रहा हूं ताकि आपको आगे पीछे का, इस बार ऑर्थोडॉक्स आया, अगली बार रिकैल्सिडेंट आ जाएगी, ठीक है। उदाहरण का भी ट्रिक याद दिला दिया, इसलिए पेपर डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं बाकी ऑप्शन पे भी डिस्कस इसीलिए कर रहा हूं। क्लियर है बात? पूसा नन्हा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? सभी को पता है वैसे, पपीता की है। पूसा नन्हा जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी यूज होती है। तो यहां पर डी ऑप्शन था पपीता, जिसको अपन यहां पर आंसर दिए थे, ठीक है। उसके बाद बात करें पादप प्रजनन की द्वितीय आधारभूत विधि, ठीक है। आधारभूत विधि तो हमने पढ़ी है कि ग्राम्यन होती, इस बार पूछा है द्वितीय आधारभूत, वो कहते हैं अपन चयन को। सबसे प्राचीन प्रजनन विधि जिसे बोला था उससे ही द्वितीय आधारभूत विधि भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कहें, ग्राम्यन, चयन, संकरण, उत्परिवर्तन। जवाब है चयन अथवा वर्ण अथवा सिलेक्शन। क्लियर है बात? सिलेक्शन जो होती है वो ग्राम्यन के बाद दूसरी सबसे आधारभूत प्रजनन विधि है, वो चयन है, ठीक है। अगली बात करते हैं, मक्का में पर परागण का कारण क्या है? मक्का में 2 कारण होते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आंसर क्या जाएगा। 2 कारण ये होते हैं मक्का में। पहला एक तो होता है मोनोशियस कंडीशन, भाई पर परागण को बढ़ाने वाले तरीके हमने पढ़े थे, स्वपरागण को बढ़ाने वाले तरीके भी पढ़े थे। पर परागण में बढ़ाने वाले में 2 तरीके जो थे जो मक्का में पर परागण लाते हैं। एक तो मोनोशियस कंडीशन होना, दूसरा मक्का में प्रोटेंट्री होना। तो ऑप्शन जो होगा उसमें आंसर डिपेंड करेगा। मक्का में पर परागण का कारण है, पहला लिखा है मोनोएशियज्म, यानी कि वो मोनोएशी कोई भी लिखा है। मोनोशियस कंडीशन को, मोनोशियस तो पादप को बोलेंगे और उस कंडीशन को बोला जाता है मोनोएशियज्म, इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है मोनोएशिज्म, दूसरा दिया है डायोसिज्म, तीसरा दिया है प्रोटोगाइनी, चौथा दिया है नरबंध्यता। तो यहां पर मक्का में पर परागण का जो कारण जाएगा मोनोशियस कंडीशन, तो पहला जवाब मोनोशियज्म जाएगा। क्लियर के बाद ये अपने को ध्यान रखना। बड़े आगे, आईपीजीआरआई
का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी को बताया था, उसके नाम में छुपा हुआ है, IPGR इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। RI मतलब रोम, इटली। सबको याद है? मुझे नहीं लगता सारा एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो हमारे पढ़ाए हुए में से नहीं था। वो टेस्ट इसीलिए जरूरी है कि आप टेस्ट दोगे तो आपने क्या पढ़ा वो आपको पता रहेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ाते टाइम अक्सर पूछते सर क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन कहां आएगा? सीधा टेस्ट में आएगा, वहां फिर पता चलता है। मैं बताता हूं, वैसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, वही क्वेश्चन अक्सर होते भी है, और ये क्वेश्चन इन्हीं में से कई सारे एग्जाम में आते भी है और आ रखे हैं कई सारे। क्लियर है क्या बात? तो ये अपने का एक पेपर था 20 क्वेश्चन का पहले का, वो आज डिस्कस अपन ने कर लिया। ठीक है सर, इस टेस्ट में सी टेक्नोलॉजी आएगी क्या? आपका अभी आएगा टेस्ट का शेड्यूल आया थोड़ी है, आ जाएगा, उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बता देंगे, है ना। चलो, अपनी बात चल रही थी, लास्ट हमने सैंपलिंग, सीड सैंपलिंग, बीज सैंपलिंग की बात करी थी। अलग अलग प्रकार के सैंपल होता है, वर्किंग सैंपल होता है, ठीक है। उसके सॉरी, सबसे पहले अपन बात जो करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सैंपल, जो अपन अलग अलग जगह से बहुत सारे सैंपल लेते हैं, जब उन सबको इकट्ठा कर देते हैं तो कंपोजिट सैंपल, मिश्रित सैंपल जिसको कहते हैं। फिर उसमें से एक भाग जो है, या कभी कभी अगर वो सैंपल ही छोटा है तो पूरा का पूरा सैंपल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में जमा करा देते हैं, तो उसे कहेंगे सबमिटेड सैंपल। और वो सीड सैंपल जो जमा हुआ, कई बार वो वहां पर जो सीड साइंटिस्ट हैं, आपके कृषि अधिकारी जो होते हैं वहां पर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो भी होते हैं, वो या तो कई बार पूरा सैंपल उपयोग कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए, और कई बार उसका थोड़ा सा भाग उपयोग करते हैं। तो जो काम में वो लेंगे वो क्या कहलाएगा वहां पर? वर्किंग सैंपल। तो वो सैंपल से संबंधित बात अपन ने की थी। क्लियर है क्या बात? अब लास्ट अपन आपको जो बता के गया था, मैं एक सीड इंक्यूबेटर के बारे में भी बताया था। सीड जर्मिनेटर जो एक मशीन तरीके से होती है, जो अक्सर आपको जैसे बीओडी इंक्यूबेटर, आप पैथोलॉजी की लैब में जाओगे तो देखने को मिलती है एक मशीन, फ्रीज टाइप होती है, जो पड़ी होती है अपने लैब में कॉलेज के अंदर। तो वो उसी तरीके से हमारा सीड इंक्यूबेटर होता है, सीड जर्मिनेटर, जहां पर बीज को डालोगे वो अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरण प्रतिशत देखने के लिए उस मशीन का उपयोग करते हैं। क्लियर है क्या बात? तो वो अपने को ध्यान रखना था। अब बात जो कुछ आगे की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर अपन आते हैं कि सीड के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ये एक परिपक्व फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, परिपक्व बीजांड होता है, सबको मैं बताया था। उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें थी? तो इसके अंदर कोटिलिडन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं, ठीक है। उसके अंदर संचित भोजन होता है, उसके अंदर भ्रूण होता है, ठीक है, और वो जीवित होता है। ये सारी, और बीज आवरण भी होते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ जो होता है उसे हम कहते हैं परिभाषा का। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन आता है कई बार, वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, परिपक्व बीजांड की जगह कई बार पहले ऑप्शन पे होगा अपरिपक्व, ठीक है, इमैच्योर्ड, जो यहां पर कहेंगे ओव्यूल। तो कई बार बच्चे मैच्योर और इमैच्योर शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं और ओव्यूल पढ़ के आंसर दे देते हैं, तो इसलिए गलती नहीं हो, ये परिपक्व है। इमैच्योर तो भाई फर्टिलाइजेशन से पहले वाला, और बीज तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। क्लियर है क्या बात? तो वो तो क्वेश्चन अपने को पता है। यहां पर जो मैंने सीड की स्ट्रक्चर दिखाई है, ये दो आपके मोनोकोट और डाइकोट दोनों को दिखाए। कुछ चीजें अपने को पता होती है और कुछ टर्मिनोलॉजी पे अच्छी डेफिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपन यहां पर लेंगे। तो मोनोकोट है जिसमें अपन स्टैंडर्ड मानते हैं मेज का, कॉर्न का बीज। देखोगे तो मक्की का दाना दिख रहा है वैसे, ठीक है, सबको पता है मक्के का दाना। दूसरा डाइकोट सीड, डाइकोट में हम बीन, किसी भी बीन को ले सकते हैं, किसी भी पल्स क्रॉप के सीड को यहां पर अपन ले सकते हैं। वो कैसे हैं वो अपन बात करेंगे। फिलहाल यहां पर जो सबसे इजी बाइफर्केशन हमारा है, जिनमें एक कोटिलिडन होता है सीड में, जिनके बीच में एक बीज पत्र होता है, उसे हम कहते हैं मोनोकोट। पौधे को ही मोनोकोट कहते हैं बंधु, एक बीज पत्री पादप कहते हैं ना। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कोटिलिडन, बीज पत्र एक ही होता है। द्विबीजपत्री डाइकोट, कितने कोटिलिडन है? 2। आप इन जब जितने भी बीज हैं, इनको आप जब भी देखोगे तो ये 2 भागों में विभाजित हो सकते हैं। चना, मटर, ठीक है, बात करें जितने भी अपने, और बात करें जैसे यहां पर की सोयाबीन, उसके अलावा और बात करें पर स्पेशली इमली का बीज देख, डाइकोट, 2 भागों में इजीली विभाजित कर सकते हैं, वो डाइकोट। और जिनको 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, गेहूं, दाल, मक्का, जौ, वो सब मोनोकोट। क्लियर है क्या बात? ये अपने को मेन काम की बात यहां से ध्यान रखनी। अब पहली बात तो सबको पता चल गई। उसके अलावा अपन यहां पर जो ध्यान रखें, एक बार इनके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, फिर एक आगे की लिखने वाली बात आएगी। पहले डाइकोट आते हैं, जो अक्सर बच्चों को ज्यादा पता होता है। अब बोलोगे कि सर इसमें बीज कहां है, क्या है? ये 2 ग्रीन कलर के जो दिखा रखे हैं, ये कोटिलिडन्स इन्होंने बताया। वैसे
ठीक है। बाकी इसको अपन और स्पेसिफाई करते हैं तो पूरा कुल मिला के एक दाल है, दाल है, चना है, उसको दो भागों में तोड़ते हो तो जो गोल गोल दो भाग दिखे दाल के टुकड़े, वो क्या है, कोटिलिडन ही है वैसे। उसके बाद चने का जो छिलका उतर चुका है दाल बनाने से पहले, वो क्या था, सीड कोट थी। टेस्टा, बाहरी बीज आवरण को, आउटर सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा, जो हम आसानी से हटा देते हैं। इनर सीड कोट, आंतरिक बीज आवरण जो होता है, उससे हम कभी भी हटा नहीं सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ लिखा है इन्होंने कि सीड कोट है ये बीज आवरण, इन्होंने बताया है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है भ्रूण पोष, जो भ्रूण को, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करे, वो आपका कहलाता है एंडोस्पर्म। तो हर भ्रूण के निर्माण के दौरान एंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, द्विनिषेचन पढ़ा है। जो एंजियोस्पर्मिक पादप के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो सिंगेमी होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, एक से भ्रूण बनाता है और एक से एंडोस्पर्म बनाता है। तो एंडोस्पर्म किस लिए बनाता कि वो भ्रूण जब बनेगा तो उसको पोषण प्रदान करने का काम, नाम में ये भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, ठीक है, वो अपने को ध्यान रखना है। अब अपन यहां पर ध्यान रखें, सिंपल सा ये डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम और मैं बना दूंगा। उसके अलावा इसकी अगर बात करें, कहने का मतलब उसमें दो कोटिलिडन, इसमें एक ही कोटिलिडन होता है। यहां पर स्पेशली जो मोनोकोट में जो आपके कोटिलिडन होता है, उसे एक टर्म और बोला जाता है स्कूटेलम, यहां लिखा नहीं होगा, एक नाम देते हैं सिंगल कोटिलिडन को, क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोला जाता है, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये एक कोटिलिडन है जिससे हम कहते हैं सिंगल कोटिलिडन होता है, स्कूटेलम नाम से भी जानते हैं। एंडोस्पर्म होता है इनके अंदर, सीड कोट होगी, फर्स्ट ट्रू लीव्स क्या है, एम्ब्रियोनिक रूट क्या है, वो आपको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम अपने भी काम आए। क्लियर है बात? अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से बीज के अंदर की कुछ संरचना है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अपन बात करते हैं, किसी का कमेंट आ रहा है, वो मैं बात करता हूं आगे, ठीक है। पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसको चीज को भी कनेक्ट करेंगे। एक जैसे बीज आपके सामने कुछ इस तरीके से, मैं टेक्निकली मैं कोई प्रॉपर अच्छी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये यूं समझो कि एक बीज है जिसके दोनों पार्टीशन, जिसके दोनों कोटिलिडन, द्विबीजपत्री डाइकोट है, दोनों कोटिलिडन जिसके मैंने खोल दिए, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि इसके अंदर जो क्वेश्चन वाली जो बातें आएगी कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये दोनों जो हैं कोटिलिडन है, ये तो दो बीज पत्र हैं, क्या हैं, बीज पत्र। डाइकोट है इसलिए टू कोटिलिडन्स है, ध्यान रहेगा। दूसरी बात, ये जो बीच में एक लाइन खींच रखी है अपन ने, ठीक है, आप देखोगे तो जब आप एक चने को, हरा चना है, ठीक है, सूखा वाला तो इजीली टूट जाता है, हरा चना है, अगर उसको आप दोनों को छिलका हटा दो ऊपर से, ठीक है, हट जाता है, दोनों को खोलोगे तो एकदम से कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, और वो इस एक्सिस से ही जुड़े होते हैं, ये अक्ष पे जुड़े होते हैं, और ये जो एक्सिस होती है उसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस या टीजेलम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष भी कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस या टीजेलम। कई बार अच्छा पूछ ले टीजेलम किससे संबंधित है, तो अपने को बताना चाहिए, हिंदी में इसको कहे भ्रूणीय अक्ष, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जब बनेंगे उनकी परिभाषा इस डायग्राम से बनेंगे, इसलिए डायग्राम बनवाऊंगा, ये वाला बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। पहली बात तो ये एक्सिस समझ में आ गया, दो कोटिलिडन समझ में आ गया। आपको पता होता है दो शब्द आप सुनते हो, प्लूम्यूल और रेडिकल। बीज के अंदर, बीज जब भी अंकुरित होता है, प्लूम्यूल जो होता है वो शूट बनाता है, प्ररोह बनाता है, ठीक है। अभी आगे अंकुरण वाला डायग्राम भी आपको दिखा दूं। और रेडिकल जो होता है वो आर से रूट, क्या बनाता है, रूट, जड़ बनाने का काम करता है। तो अब अगर अपन इस बीज को सीधा मानो तो प्लूम्यूल ऊपर होगा और रेडिकल नीचे होगा, यानी कि मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं कि ये जो पार्ट है वो आपका प्लूम्यूल है, और इस पार्ट को अपन कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे? रेडिकल। यहां बात क्लियर है? अच्छा, ये एक्सिस है, ये एक्सिस जो होता है जो कोटिलिडन से ऊपर ऊपर का है, उससे हम कहते हैं एपीकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कोटिलिडन से ऊपर, डेफिनेशन यहीं से बनने वाली है। हाइपोकोटाइल, जो कोटिलिडन से नीचे ये एक्सिस दिख रहा है, उसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। तो यहां पर अगर मैं इतना इस एक्सिस की बात करूं तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा एपीकोटाइल, ध्यान रहेगा क्या, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एक्सिस जो है
उसे कहेंगे हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल कहेंगे। ध्यान रहेगा क्या? तो यानी कि कोटिलेडन से ऊपर वाला जो एक्सिस है का पार्ट, ये जो बीच में अक्ष है, वो कोटिलेडन से ऊपर वाला एपिकोटाइल, से नीचे वाला हाइपोकोटाइल। डेफिनेशन इजीली बनेगी। दो टर्म और बचते हैं, एक रहता है कोलियोप्टाइल, एक होता है कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल जो होता है वो कुछ आपके बात करोगे, कुछ ऐसी संरचना जो इस प्लूमुल को ढक के रखती है। ऐसी संरचना जो इस प्लूमुल को ढक के रखती है और साथ में लीफ प्राइमोर्डिया, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। प्लूमुल जो प्ररोह बना के, लीफ प्राइमोर्डिया मतलब जो पत्तियां बनती है। भाई बीज आपने तो डाला, बीज जमीन में देखोगे तो डायरेक्ट पत्ती के साथ बाहर निकलता हो, तो पत्तियां निकलेगी कहां से? अंदर सारा सामान होगा तो बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उनको ढके रखने वाला जो कहलाता है उसे अपन कहते हैं यहां पर कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। और कोलियोराइजा, राइजा मतलब रूट। माइकोराइजा सुना आपने, राइजोबियम सुना आपने। राइजा मतलब रूट, यानी कि इसको जो ढक के रखेगा वो बात क्या कहलाएगा? कोलियोराइजा। क्या कहलाएगा? इनके इंग्लिश के नाम ही ध्यान रखना, हिंदी के नाम जरूरत नहीं है। एक बार इस डायग्राम को सीधा से बना लो बीज की संरचना करके। जैसा मैंने बोला है, अक्ष से ऊपर वाला तो अक्ष एक्सिस से ऊपर वाला ही लेना, नीचे है तो नीचे वाला ही लेना। ठीक है, उस अकॉर्डिंग एक बार इस डायग्राम को बनाओ। ये बनाया हुआ आपकी आगे मैं 4-5 डेफिनेशन लिखा रहा हूं जो एग्जाम से पूछी जाती है, वो सब डेफिनेशन डायग्राम से इजीली याद रहेगी। सर प्लांट ब्रीडिंग की क्लासेस पूरी हो गई है क्या, या और क्लासेस लगेगी? मैंने न्यू ज्वाइन किया है, क्या ये न्यू टॉपिक है? हम जो बात कर रहे थे, हमारा जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एक बड़ा सा पोर्शन है, जिसमें से प्लांट ब्रीडिंग जो है वो बात अपन कर चुके थे। उसके आगे के अंदर जो एंडिंग पार्ट है वो सीड टेक्नोलॉजी होता है प्लांट ब्रीडिंग में, बीज, जिसके अंदर हम पिछली 5 क्लासेस से सीड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसकी एक आध क्लास और में अपन सीड टेक्नोलॉजी को एंड कर रहे हैं। अपन कल बीज सैंपलिंग तक पढ़े थे, उससे आगे की एक बीज की संरचना हेडिंग डाल लेना, ऊपर हेडिंग डाल लेना, बीज की संरचना जो मैंने डायग्राम के नीचे लिखा है, वो छोटी सी हेडिंग सी टेक के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, जिससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नोट करो। दोनों तरफ ऊपर भी व्हाइट कलर की कैप पहना रखी है, नीचे भी व्हाइट कलर की कैप पहना रखी है ना, वो आपके कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा लिखा है अपन ने, कोलियोराइजा। नोट करो इसको, अभी अपन डेफिनेशन लिखेंगे तब और डिस्कस करते हुए चलेंगे। सभी ऑनलाइन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहना। एक आधी क्लास भी अगर आप छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं लिंक आपका अधूरा रहेगा, क्योंकि अगली एक आध क्लास के बाद अपना जेनेटिक्स अच्छा सा अपन टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, तो जिनमें इरेगुलरिटी हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं, आगे किसी न किसी तरीके से वो रिकवर हो जाएगा। कहने का मतलब है जब जागो तब सवेरा, बस इतना सा आप समझ जाओगे। ठीक है, नहीं तो जब सिर पे वैकेंसी होती है तब अपन नोट्स, अरे भाई नोट्स भेजना रहे यार, नोट्स पढ़ने मुझे, नोट्स से सिलेक्शन होते तो बाजार की इतनी दुकानें चल रही है। हाँ, ये मैंने डाइकोट का डायग्राम बनाया, तो 2 बीज पत्र लिखा है, 2 कोटिलिडन्स। एक इधर हो गया ना, एक इधर हो गया ना, चने को आप खोलोगे तो 2 बीज पत्र लिखा है मैंने, 2 कोटिलिडन्स। क्या वो पढ़ने में नहीं आ रहा है? सही तो लिखा है। नहीं, एक तीर का निशान इधर है, एक इधर। अच्छा, नहीं, कोटिलिडन्स। बड़ा सिंपल, पर डायग्राम में लेवलिंग सही करना कम से कम, जहां पर जिस तरीके से मैंने करी है, ताकि इससे डेफिनेशन आसानी से अपने को याद होने वाली है।
इंग्लिश पढ़ने में आ जाएगी कि इनकी हिंदी बना के लिखनी पड़ेगी? सब कर लेंगे, सब कर लोगे, इतनी खराब राइटिंग तो नहीं है मेरी। चलो हो गया, नोट किया सबका? बढ़े आगे? चलो तो अब अपन क्या करते हैं, एक एक डायग्राम के पहले अपन डेफिनेशन बात करते चलते हैं, डायग्राम से भी उसको रिलेट कर लेंगे। तो यहां पर कुछ बीज की संरचना से संबंधित कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले लेते हैं प्लूम्यूल। क्या कहेंगे? प्लूम्यूल। अब इनकी हिंदी में भी प्लूम्यूल ही कहते हैं, बड़े शुद्ध हिंदी के शब्द तो ऐसे होंगे कि आप उलझ जाओगे, तो अपन उसको सिंपल से ध्यान रखेंगे। और दो शब्द में इसकी डेफिनेशन याद रखें, तो इंग्लिश वाले तो कहेंगे एम्ब्रियोनल शूट, अपन इसको छोटा सा अपन भी लिख देंगे, एम्ब्रियोनल शूट। एम्ब्रियो का तना, भ्रूण के अंदर जो तना होता है, यानी कि भ्रूणीय प्ररोह, भ्रूणीय प्ररोह मतलब जो आपके बीज के अंदर भ्रूण है, और वो भ्रूण का जो भाग आगे जाके तना बनाने वाला है, शाखाएं बनाने वाला है, पत्तियां बनाने वाला है, उसे ही कहते हैं प्लूम्यूल। क्या कहोगे? प्लूम्यूल। रेडिकल, नाम से ही रूट, यानी कि भ्रूण की जो जड़ें हैं वो यही है, रेडिकल। रेडिकल यानी कि एम्ब्रियोनल रूट, एम्ब्रियोनल रूट। अभी अपन अंकुरण वाला डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भ्रूणीय मूल कह दें, जड़ कह दें, एक ही बात है, ध्यान रहेगा। दो डेफिनेशन तो बड़े दो शब्दों में अपन ने खत्म कर दी। एम्ब्रियो के शूट को कहते हैं प्लूम्यूल, रूट को कहते हैं रेडिकल। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं यहां पर, तो एक मैंने कहा था जो एक्सिस है उसे कहा था एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। भ्रूणीय अक्ष जिसको कहा, टिजेलम भी जिसको कहा जाता है, भ्रूणीय अक्ष, या जिसको कई बार कहते हैं कि टिजेलम क्या है, तो इसी चीज को, इस भ्रूणीय अक्ष को ही टिजेलम कहा जाता है, जो डायग्राम में अपन ने बीच में डॉटेड लाइन बना रखी थी, ठीक है। और इसको सिंपल सा अपन ने कहना चाह सकते हैं, कह सकते हैं कि प्लूम्यूल एवं रेडिकल के मध्य, प्लूम्यूल एवं रेडिकल के मध्य उपस्थित अक्ष, एवं रेडिकल के मध्य उपस्थित अक्ष, एक्सिस, आसान सा है, ऊपर प्लूम्यूल नीचे रेडिकल, और टोटल जो एक्सिस है वो क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच का एम्ब्रियोनल एक्सिस टिजेलम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अपन यहां पर डेफिनेशन ध्यान रखते हैं, एक था एपिकोटाइल या एपिकोटाइल, अपन कहें एपिकोटाइल, नाम में ही डेफिनेशन है, कोटिलिडन से ऊपर वाला, यानी कि जो आपकी ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, उसमें वो एक्सिस का भाग जो कोटिलिडन से ऊपर है, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, यानी कि एम्ब्रियो अक्ष या भ्रूणीय अक्ष का कोटिलिडन के स्तर से ऊपर वाला भाग, भ्रूणीय अक्ष का कोटिलिडन के स्तर के ऊपर का भाग। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, इंग्लिश में कहें तो सीधा सा कहें कि पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबोव द कोटिलिडन, कोटिलिडन से ऊपर वाला। सेम परिभाषा हाइपोकोटाइल, बस ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा, इसमें बिलो आ जाएगा, यानी भ्रूणीय अक्ष का भाग जो कोटिलिडन के स्तर के नीचे है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। एक बार इन शब्दों को नोट करो, और लिखते टाइम आपने जो डायग्राम बनाया उससे रिलेट करते हुए लिखो कि सर गलत तो नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में साथ ले रहा हूं, कहीं कोई शब्द का आपको लगता है हिंदी इंग्लिश तो पूछ लेना भाई, बिल्कुल शुद्ध हिंदी का शब्द कई बार आपके उल्टा और उसको याद करने में उलझ जाते हैं, ठीक है ना। तो कई बार अपन इसलिए जो इंपॉर्टेंट हमारे शब्द इंग्लिश में ही लेते हैं अपन, और जहां जरूरत है हिंदी की में लिख भी देता हूं, ऐसी कोई खास बात नहीं। कर लिया नोट? सारी डेफिनेशन नोट हो गई। दो और बात करनी, कौन सी? कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। चलो देखते हैं, सबने कर लिया नोट? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म करवा देना।
कोलियोप्टाइल क्या है? ऐसा आवरण जो प्लूम्यूल को, और आपके एक शब्द और होता है लीफ प्राइमोर्डिया, जिससे प्लूम्यूल से तो तना शाखाएं बन जाएगी, पत्तियां किससे बनेगी? तो लीफ प्राइमोर्डिया जो होती हैं, लीफ यानी कि पत्तियां, उन दोनों को जो ढक के रखेगा वो क्या कहलाएगा? कोलियोप्टाइल। और नीचे रेडिकल, और रेडिकल तो बनाएगी रूट, और आपको पता है रूट के नीचे एक होता है रूट केप होता है, होती है ना, ताकि पत्थर आ जाए तो भी जड़ कभी टूटती है क्या? नहीं टूटती है, इसलिए रूट कैप होती है। ठीक है, तो रेडिकल और रूट कैप को जो ढक के रखेगा नीचे की तरफ से, उसे हम कहेंगे कोलियोराइजा। तो उन्हीं दोनों परिभाषाओं पर आ जाते हैं अपन फटाफट से, तो आप मेरे साथ ही नोट करो, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। डेफिनेशन अगर अपन की कहे तो कह सकते हैं, पर्णीय संरचना जिसमें फोलियर स्ट्रक्चर संरचना जिसमें प्लूमूल एवं लीफ प्राइमोर्डिया ढके रहते हैं। लीफ प्राइमोर्डिया, भ्रूण की जो पत्तियां होती हैं उन्हें लीफ प्राइमोर्डिया कहा जाता है। ठीक है ना, भ्रूणीय पर्ण अपन हिंदी में कह सकते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया ढके रहते हैं। सेम उसी प्रकार से कोलियोराइजा, तो अपन यहां पर कहेंगे ऐसा आवरण, आवरण जिसमें रेडिकल एवं रूट केप, रूट केप सब जानते हैं, रूट केप तो छोटी क्लासेस से अपन जब जड़ का डायग्राम पढ़ते थे तो सबको पता ही है, रूट केप ढके रहते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। बाकी वो चीज जो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है कि बीज होता है, बीज में बीज आवरण होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, सीड कोट होती है, वो लिखवा देता हूं। टेस्टा टेकमेन पता है सबको? सबको एक बार लिख देते शॉर्ट में उसको भी। ये दोनों परिभाषा क्लियर हो गई, डायग्राम से सारी रिलेट हो गई, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसान सी। अब डायग्राम पढ़ा हुआ हम परिभाषा कभी भी नहीं भूलेंगे। अपन चलते एक बार डायग्राम पे, तो हमने जो पढ़ा उसको देख लेते, बड़ा आसान सा है। प्लूम्यूल, तो हमने क्या कहा, भ्रूण का जो अपन का एम्ब्रियोनल शूट, भ्रूण का प्ररोग कहते हैं। भ्रूण की जड़ें जो है वो रेडिकल है, आगे जाके पौधा बनना ही है भाई, बीज है तो पौधा तो बनना ही है। दूसरी बात, बीज पत्र सभी को पता ही है, जहां पर संचित भोजन रहता है, द्विबीज पत्र, दो बीज पत्र होंगे, कोई खास बात नहीं। उसके बाद था अपने एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो रेडिकल से प्लूमूल से लेकर रेडिकल के बीच का जो एक्सिस दिखाई दे रहा है उसे एम्ब्रियोनल एक्सिस टीजेलम कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात अपन ध्यान रखते हैं एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो भाग जो कोटिलिडन के स्तर से ऊपर होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, और जो उसके स्तर से नीचे होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल वो भाग जो आपके प्लूमूल और लीफ प्राइमोर्डिया को ढक के रखता है उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा जो रेडिकल और रूट कैप को ढक के रखता है नहीं, उसे कहते हैं कोलियोराइजा। क्लियर है क्या बात यहां तक? बढ़े आगे, चलो एक छोटी सी बात और, वो बीज की संबंधित एक और बता रहा हूं ताकि जिनको नहीं पता है तो उनको भी ध्यान रहे कि ये जो बीज होता है, देखो ध्यान से देखना, बीज, बीज के अंदर कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है बीज आवरण। क्या होता है? बीज आवरण सबको पता होता है कुछ। और ये देखो एक जनरल बात कर रहे हैं अपन, बीज आवरण दो प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। कुछ में केवल आंतरिक ही होता है, तो मैं तो दोनों ही बात कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाहरी और आंतरिक। आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट, ठीक है, बाहरी बीज आवरण और आंतरिक। बाहरी को बोलते हैं टेस्टा, क्या बोलते हैं, ये शब्द ध्यान होना चाहिए, और इसे बोलते हैं टैगमैन। क्या बोलते हैं? टैगमैन, ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अपन इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को मिलेगा कोटिलिडन, ठीक है, तो यानी कि बीज पत्र, कोटिलिडन्स भी होते हैं इसके बीज के अंदर। ये तो सबको पता है, चली गया, मोनोकोट होगा तो सर एक होगा, डाइकोट होगा तो दो होगा, कोई खास बात नहीं।
ध्यान रहेगा, बीज पत्र। और क्या होता है, सबसे मेन चीज क्या है, भ्रूण होना चाहिए बीज के अंदर, होगा कि नहीं होगा। और क्या होता है, कुछ बीजों में भ्रूणपोष भी होता है जो बच जाता है। भ्रूणपोष कब बचता है कब नहीं बचता है, एंडोस्पर्म जिसको कहते हैं, ध्यान रहेगा। तो ये चीजें मेन होती है, जहां पर कई बार क्वेश्चन इजी वाला टेस्ट और टेगमेन पे पूछ लेते हैं, तो ये भी लिख लो, वैसे सबको पता होता है, नोट कर लो फटाफट। क्लियर नोट, बड़ा सिंपल सा है, पर यहां से कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो पता सबको होना चाहिए। सीड कोड जिसको कहते हैं वो यही है, बीजावरण। बढ़े आगे, ऑनलाइन वाले भी जब भी हो तो ऐसे कंफर्म करवा दिया करें, ताकि किसी का एक आध से भी हो तो मुझे ऑनलाइन की तरफ से भी रिव्यू मिल जाएगा, भाई आप लोगों ने नोट कर लिया, तो अपने लिए अच्छा रहता है। बढ़े आगे, ओके। अब अपन ने जो डायग्राम अभी वो पढ़ा था बीज वाला, उस पर अगर अपन आए तो कुछ चीजें अपने को तो शायद लिंक होगी। अभी चलो अपन ने पूरी बीज की संरचना पढ़ ली, ठीक है। ये मोनोकोट का बीज देखते हैं, ठीक है। मोनोकोट है तो सीड कोट आप समझ गए कितना होगा, एक। एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष बचा रहता है तो एंडोस्पर्मिक होगा, नहीं बचेगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक। बीज दो प्रकार के होंगे जो अपन बात करें, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। अब भाई भ्रूणपोष बनाया भी भ्रूण की वृद्धि के लिए, पर भ्रूण वृद्धि करके जब उसका बीज बन गया है तो कभी कभी भ्रूणपोष खत्म हो जाता है और कभी कभी बच जाएगा। जिनमें बच जाएगा वो एंडोस्पर्मिक, जिनमें नहीं बचेगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को एल्बुमिनस बीज भी कह देते हैं, एल्बुमिनस सीड, और जिनमें नहीं बचता है नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं, जो अपन अभी आगे बात करेंगे। ये अपने को पता होना चाहिए। देखो मैंने बोला था ना, लीफ प्राइमोर्डिया, ट्रू लीव्स, ट्रू लीव्स ये आपके रेडिकल के साथ साथ, सॉरी प्लूमुल के साथ साथ होती है, जो कोलियोप्टाइल से ढकी रहती है। और ये नीचे देखो रेडिकल दिख रही है रूट जैसी, इस पे रूट केपोर होगी, नीचे किससे ढकी रहेगी ये कोलियोराइजस, ये किससे ढका रहेगा कोलियोप्टाइल से, ये ठीक है। सेम इसी तरीके से आप में इसमें एम्ब्रियोनल रूट है तो नीचे क्या मिलेगा, अभी मान लो यहाँ लेबलिंग करके पूछ दे यहाँ पे क्या है तो आप क्या कहोगे कोलियोराइजर, यहाँ पूछ लो क्या होगा कोलियोप्टाइल होगा, क्योंकि इधर आपके क्या है ट्रू लीव्स है, प्लूमुल इधर है, इधर रेडिकल है, एम्ब्रियोनिक रूट लिखा है। क्लियर है क्या बात, तो वो डायग्राम इसलिए जरूरी था। बढ़े आगे, ये तो इंक्यूबेटर वाली बात हो ही गई थी अपनी। हाँ, अब बीज अंकुरण जो है वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, समझना जरूरी है। फिर अपन इसकी जो बात होगी डिफरेंस की फॉर्म में, मेन कोई डिफरेंस नहीं लिखना है, मेन इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनता है, पहले अपन समझ लेते हैं। और जो आसान हमारे लिए जो होता है वो कौन सा होता है भाई, डाइकोट वाला, ठीक है। अब देखो ये दो प्रकार से होता है, एपीजीएल और हाइपोजीएल। बीज आपने जमीन में डाला, बाहर सीडलिंग बन के निकलेगा, वो कैसे निकलेगा डिपेंड करेगा कि वो बीज किस प्रकार का है, आपका मोनोकोट है या डाइकोट है, तो वो भी फिक्स नहीं होता कि मोनोकोट में कैसा होगा, लेकिन आप जनरली ध्यान रखेंगे एमएच मोनोकोट में अक्सर हाइपोजीएल मिलता है, अक्सर, सभी में नहीं, अपवाद भी अपन देखेंगे। एमएच, महाराष्ट्र का एमएच याद रखें, एम मतलब मोनोकोट, एच मतलब हाइपोजीएल। कई बार ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ रहा, ऑप्शन से आंसर देना ही है तो वो तरीका काम आ जाएगा कि भाई पूछ लेगा निम्न में से किस फसल में हाइपोजीएल अंकुरण होता है, सब पे लागू नहीं होगा लेकिन अपन उदाहरण पढ़ेंगे। एपीजीएल में क्या होता है, देखो बात ध्यान रखना, नाम इनका आया कैसे, एपीजीएल और हाइपोजीएल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल से नाम आया। जिनमें एपिकोटाइल की वृद्धि होगी, जिनमें एपिकोटाइल की वृद्धि होगी वो एपीजीएल, और जिनमें हाइपोकोटाइल की वृद्धि होगी वो हाइपोजीएल कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर बात करें उसको अपन थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ग्रोथ किसकी होगी उस पर आते हैं, उल्टा रहेगा हल्का सा, देखते हैं। ये बीज है, ठीक है, बीज है, बीज के अंदर ये रेडिकल है, और रेडिकल है तो नीचे की तरफ भी आपको हाइपोकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल की तरफ नीचे कहीं रेडिकल होगा,
फिर बीच में एक्सिस होगा, फिर आपके प्लूम्यूल और प्लूम्यूल से ऊपर मतलब आपका एपिकोटाइल और एपिकोटाइल से ऊपर प्लूम्यूल होता है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जो संरचना पड़ी वही अपन यहाँ बात कर रहे हैं। रेडिकल और बड़ा हो गया और इजीली दिखेगा। रेडिकल से क्या बन रही है, जड़ें बन रही हैं। तो रेडिकल से जस्ट ऊपर क्या होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, थोड़ा सा इसमें मेरे बोलने में मिस्टेक थी। एपीजीएल में हाइपोकोटाइल की वृद्धि ज्यादा होगी, हाइपोजीएल में एपिकोटाइल की वृद्धि ज्यादा होगा। नाम हल्का सा उल्टा रहेगा, देखते कैसे। अब मुझे बताओ कि देखो ये बीज है। अब यहां पर जैसे अपन ने भी डायग्राम बनाया था उस पर अगर अपन जाएं फटाफट से, देखो एक चीज बताता हूं। ये जो अपना डायग्राम है इसके अंदर मैं कहूं कि ये वाला भाग है एपिकोटाइल, ये है हाइपोकोटाइल। तो आप मुझे बताओ कि एपिकोटाइल की वृद्धि होगी तो बीज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ये अगर भाग बढ़ेगा तो नीचे धक्का लगेगा जमीन में, और ये भाग अगर बढ़ेगा तो ऊपर धक्का लगेगा। और आपको पता हो कि जो एपीजीएल जर्मिनेशन होता है, जो अक्सर द्विबीजपत्री में डाइकोट में जो होता है उसमें बीजपत्र बाहर आते हैं। इमली का बीज अंकुरित होते देखा है, तो इमली के वो दोनों कोटिलिडन बाहर दिखेंगे, पत्तियां भी आ जाएगी। तो वो कौन सा जर्मिनेशन हुआ, एपीजीएल, जहां पर कोटिलिडन बाहर निकलेंगे जमीन से। और किसकी वृद्धि की वजह से, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल वृद्धि करेगा तभी तो इसको धक्का बाहर लगेगा तो कोटिलिडन बाहर आएंगे, नहीं तो इसलिए अब अपने वाले उस डायग्राम पे आते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ, किसकी वृद्धि हो रही है, हाइपोकोटाइल की। हाइपोकोटाइल की वृद्धि हो रही है, देखो ये ग्रीन भाग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये हाइपोकोटाइल बढ़ता गया। कोटिलिडन कहां गए, बाहर आ गए। पहले आप देखोगे तो अंकुरित होता है, जमीन में खोद के देखोगे तो ऐसे दिखेगा। खेत के अंदर अपन कहीं जाए देखते हैं तो इस तरीके के, यार उगा नहीं उगा फसल चेक करते अपन तो ऐसे दिखेगा। फिर थोड़ा बड़ा होगा, हाँ यार फसल आ गई भाई। देखोगे अगर डाइकोट में है तो इस तरीके से कोटिलिडन बाहर आ जाएंगे, और अगर देखोगे तो बाद में पत्तियां आने के बाद कोटिलिडन सूख जाएंगे इस तरीके से। ऐसा अंकुरण क्या कहलाता है, एपीजीएल। यानी कि अधिकांश दलहन में कौन सा होता है, डाइकोट होती है अधिकांश दलहन, बीन करके लिखा है, ठीक है। कोटिलिडन हाइपोकोटाइल लेबलिंग देखोगे तो कोटिलिडन हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल। एपिकोटाइल की वृद्धि यहां पर नहीं हुई है, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं, लिखना कुछ नहीं है, एक छोटी सी परिभाषा लिख के अपने को इसके सीधे उदाहरण ही ध्यान रखना है। हाइपोजीएल पर आते हैं। हाइपोजीएल वैसे ही मोनोकोट के अंदर होता है अक्सर, लेकिन मटर हमारा अपवाद रहेगा इसके अंदर। और डायग्राम दिखाने के लिए अच्छे से इसने मटर का पौधा लिया, मटर जमीन में डालो। अब यहां पर वृद्धि होगी एपिकोटाइल की। किसकी वृद्धि होगी, एपिकोटाइल की वृद्धि होगी। तो मुझे बताओ बीज पत्र नीचे जाएगा ऊपर आएगा, ऊपर वाला भाग अगर वृद्धि करेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे ही धक्का लगेगा। तो आप देखो इसमें कोटिलिडन बाहर निकला क्या जमीन से, नहीं निकलेगा। ये देखो, अच्छा मुझे बताओ कोटिलिडन से ऊपर वाला भाग एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। तो ऊपर वाला भाग एपिकोटाइल, देखो वृद्धि होती जा रही है। ये कोटिलिडन था, कोटिलिडन से ऊपर नीचे तो जड़ें आ गई, जड़ों के उधर तो हाइपोकोटाइल होता है, और ऊपर की तरफ जो प्ररोह होता है उस तरफ एपिकोटाइल। एपिकोटाइल की वृद्धि हुई और वृद्धि हुई और वृद्धि हुई, प्ररोह बाहर निकल गया लेकिन बीज पत्र बाहर। ऐसे जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, हाइपोजीएल कहते हैं, ठीक है। इसको अगर टेक्निकली कहा जाए तो इसका जो नाम बना वो मेरे बोलने में मिस्टेक थी, बाकी नाम बनने का जो कारण है जिसमें कोटिलिडन बाहर निकलेंगे एपी ऊपर की तरफ, एपीजीएल। जिनमें कोटिलिडन बाहर नहीं निकलेंगे, हाइपोजीएल। हाइपो मतलब नीचे की तरफ। क्लियर है क्या बात। अब अपन इसको क्या करते हैं कि जो बात करें यहां पर अपना थोड़ा सा अपन इसकी डेफिनेशन जो है वो अपन लिख लेते हैं, एग्जांपल बल्कि अगली क्लास में लिख लेंगे, तो अपन उसी पर लेते हैं एपीजीएल और हाइपोजीएल जर्मिनेशन पर। तो यहां पर बात करते हैं एक तरफ थोड़ा सा एपीजीएल और दूसरी तरफ हाइपोजीएल। आप मेरे साथ ही नोट करना, एपीजीएल जर्मिनेशन अंकुरण, दूसरा हाइपोजीएल। ये डायरेक्टली अपन ऐसा हमेशा कभी भी नहीं कह सकते मोनोकोट में होगा डाइकोट में होगा, एक जनरल बात कह सकते हैं, अपवाद इनमें होते हैं। अक्सर मोनोकोट जो होते हैं वो तो किसमें मिलेंगे आपको, हाइपोजीएल में। एमएच महाराष्ट्र मोनोकोट अपने याद रखने के लिए वो याद रखेंगे। अब परिभाषा सिंपल से कहती है कि जिनमें कोटिलिडन जमीन से ऊपर आ जाता है वो एपीजीएल, एपी मतलब ऊपर। जिनमें कोटिलिडन जमीन के अंदर रह जाएगा वो हाइपोजीएल, मतलब हाइपो मतलब नीचे। उसी वही परिभाषा जब भी आएगी तो छोटी सी परिभाषा में कहता हूं कि जब बीज अंकुरण के दौरान कोटिलिडन जमीन से ऊपर आ जाए, जब बीज अंकुरण के दौरान
के दौरान कॉटिलिडन यानी कि बीज पत्र मृदा से बाहर यानी कि ऊपर आ जाए, ऊपर निकले, ऐसा अंकुरण क्या कहलाता है? एपी। ये एपी शब्द यहां पर इस ऊपर के लिए आ रहा है, ठीक है, ऊपर निकलना। और सेम परिभाषा जब बीज अंकुरण के दौरान कोटिलिडन मृदा के अंदर ही रहे, मृदा के कोटिलिडन मृदा के अंदर ही रहे, ऐसे अंकुरण को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। अंदर यानी कि यहां नीचे कह दूंगा मैं, क्योंकि शब्द उसी से बना, हाइपो मतलब नीचे और एपी मतलब ऊपर, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, पूछ ले किसमें किसकी वृद्धि से हुआ? एपीजीएल में वृद्धि हुई थी हाइपोकोटाइल की, और हाइपोजीएल में वृद्धि हुई थी एपिकोटाइल की, वो इसीलिए डायग्राम समझा अपन ने। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे हाइपोकोटाइल की वृद्धि के कारण, हाइपोकोटाइल की वृद्धि के कारण, हाइपोकोटाइल की वृद्धि के कारण प्लूमूल एवं कोटिलिडन जमीन से बाहर निकलते हैं। प्लूमूल एवं कोटिलिडन, यही बोला था अपन ने डायग्राम में, कोटिलिडन जमीन से या मृदा से बाहर, मृदा से ऊपर निकलते हैं। जो अपन ने बात करी, डायग्राम को समझा, उसका निचोड़ ये 2 लाइन में ही है। और उधर बात करेंगे किसकी वृद्धि होगी? एपिकोटाइल की, ठीक है। तो एपिकोटाइल की वृद्धि के कारण प्लूमूल तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कोटिलिडन को नीचे धक्का लग जाएगा, यानी कि अपन कहेंगे एपिकोटाइल की वृद्धि के कारण प्लूमूल मृदा से ऊपर, वो तो जाना ही है, प्लूमूल क्योंकि वो एपिकोटाइल से ऊपर होता है, प्लूमूल तो वो तो ऊपर जाना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लूमूल मृदा से ऊपर, लेकिन कोटिलिडन कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे, लेकिन कोटिलिडन मृदा में ही रह जाते हैं, कोटिलिडन मृदा में नीचे चले जाते हैं। ध्यान रहेगा क्या? अपने जो काम की चीज है उसे इतने ही पॉइंट में, और इसके उदाहरण है वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे, जिन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन ने बीज की जो संरचना पढ़ी, उसमें शब्द पढ़े, तब जाके अंकुरण समझ में आया, ठीक है। और आपको अगली क्लास में आते एक बार और डायग्राम डिस्कस करते हुए, उदाहरण लिखाते हुए, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास में आप एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हो, लेकिन हमारे सीड टेक्स से एक अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल वीड का फसलों वाइज क्वेश्चन आता है, ये आसान सा, वो भी बता देंगे। अगली क्लास में एक अपन लेंगे सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो, और एक होता है सीड रिप्लेसमेंट रेट करके। अगली क्लास में सीड टेक का अपना लगभग पोर्शन कंप्लीट करके एक फिर थोड़ा सा पार्ट लेंगे आईपीआर का, आधी एक क्लास का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कभी एक आध क्वेश्चन आ जाए तो हमारे काम वाली चीजें उतनी की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।